आज हम बात करने वाले हैं इतिहास के एक ऐसे दिमाग की जिसने अकेले ही एक पूरे साम्राज्य की नींव रख दी। जी हां, हम बात कर रहे हैं चाणक्य की। तो सवाल ये उठता है कि क्या बदला लेने की एक कसम इतनी ताकतवर हो सकती है कि वो एक पूरा साम्राज्य खड़ा कर दे। ये कहानी है एक ऐसे ही अपमान की जिसने सिर्फ बदले की आग नहीं जलाई बल्कि एक बिखरे हुए देश को एक करने की चिंगारी भी लगा दी। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। और ये कहानी किसी राजा या उसकी ताकत से शुरू नहीं होती। नहीं, इसकी शुरुआत होती है एक भविष्यवाणी से और एक ऐसे अपमान से जिसने हिंदुस्तान का नक्शा ही बदल दिया। कहते हैं कि जब चाणक्य पैदा हुए तो उनके मुंह में पूरे दांत थे और ज्योतिषियों ने कहा ये तो राजा बनेगा। लेकिन उनके पिता इस भविष्यवाणी से डर गए और उन्होंने वो दांत तुड़वा दिए, ये सोचकर कि चलो अब राजा नहीं तो किंग मेकर ही सही। पर देखिए किस्मत को कौन टाल सकता है। ये घटना चाणक्य को तक्षशिला ले गई और उनके अंदर न्याय की एक ऐसी आग जला दी जो आगे चलकर एक साम्राज्य को भस्म करने वाली थी। तो तक्षशिला से ज्ञान लेके चाणक्य पहुंचे मगध। उस वक्त वहां का राजा था धनानंद, ताकतवर लेकिन उतना ही घमंडी। चाणक्य उसे सलाह देने के इरादे से उसके दरबार में दाखिल हुए। अब धनानंद को तो बस शान शौकत की आदत थी। उसने चाणक्य के साधारण कपड़ों को देखा और उसका अहंकार भड़क उठा। सलाह लेना तो दूर, उसने चिल्लाकर कहा, इस भिखारी की इतनी हिम्मत, इसे घसीटकर बाहर फेंको। बस यही वो पल था। पर इसी धक्का मुक्की में चाणक्य की शिखा खुल गई। अब देखिए, एक ब्राह्मण के लिए शिखा सिर्फ बालों का गुच्छा नहीं है, वो उनके सम्मान, उनके ज्ञान, उनकी पहचान का प्रतीक है। और उसका खुलना मतलब इससे बड़ा अपमान हो ही नहीं सकता था। और उसी पल उस भरे दरबार में चाणक्य ने वो कसम खाई जिसने इतिहास की धारा ही मोड़ दी। उन्होंने अपनी खुली शिखा की तरफ इशारा करते हुए कहा, मैं ये शिखा तब तक नहीं बांधूंगा जब तक तेरे पूरे वंश को इस धरती से उखाड़कर फेंक न दूं। तो कसम तो ले ली, पर अब चाणक्य के पास न सेना थी न पैसा। उनके पास था तो बस उनका दिमाग और एक लक्ष्य। और उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए उन्हें चाहिए था एक हथियार, एक ऐसा इंसान जो उनके दिमाग की योजनाओं को हकीकत में बदल सके, एक राजा। और इसी खोज में भटकते भटकते चाणक्य ने एक दिन कुछ बच्चों को एक खेल खेलते देखा। खेल का नाम था राजकिलम, यानी राजाओं का खेल। और उन सब बच्चों में एक लड़का था जिसकी आंखों में, जिसकी आवाज में कुछ अलग ही बात थी। उस लड़के का नाम था चंद्रगुप्त। चाणक्य ने गौर से देखा, वो सिर्फ खेल नहीं रहा था, वो राजा बना। अपने दोस्तों के झगड़े सुलझा रहा था। और कैसे? बिल्कुल एक असली राजा की तरह, निडर, न्यायप्रिय, और उसकी आवाज में एक अजीब सा अधिकार था। चाणक्य समझ गए, उन्हें अपना राजा मिल गया था। चाणक्य ने तुरंत चंद्रगुप्त को उसकी गुलामी से आजाद करवाया और उसे अपने साथ तक्षशिला ले गए। अब एक राजा को तराश कर एक योद्धा बनाने का काम शुरू हुआ। लेकिन अब उनके सामने एक नहीं बल्कि दो पहाड़ जैसी चुनौतियां थीं। एक तरफ मगध का ताकतवर राजा धनानंद और दूसरी तरफ दुनिया जीतने निकला सिकंदर महान, जो भारत की सरहदों पर दस्तक दे रहा था। अब देखिए, सिकंदर की सेना दुनिया की सबसे तगड़ी सेना थी। चाणक्य जानते थे कि आमने सामने की लड़ाई का तो सवाल ही नहीं उठता, तो उन्होंने लड़ाई का मैदान ही बदल दिया। जंग तलवारों से नहीं बल्कि दिमाग से लड़ी जानी थी, उनकी अपनी कौटिल्य बुद्धि से। ये युद्ध सिकंदर से नहीं बल्कि सिकंदर की सेना के मनोबल से था। और उनकी रणनीति कमाल की थी। पहला कदम, सिकंदर के कैंप में अफवाहें फैलाओ, कहानियां कि व्यास नदी के पार देवता नाराज हैं, जो पार करेगा वो मारा जाएगा। दूसरा कदम, उनके खाने पीने में हल्का जहर मिलाओ ताकि सैनिक बीमार पड़ें और उनका हौसला टूट जाए। और तीसरा, सबसे जरूरी, राजा पोरस जैसे लोगों के जरिए सिकंदर तक ये खबर पहुंचाओ कि मगध के पास तो 6000 जंगी हाथी और एक कभी ना खत्म होने वाली सेना है। ये एक मनोवैज्ञानिक युद्ध था जिसने दुनिया के सबसे बड़े विजेता को बिना लड़े ही वापस लौटने पर मजबूर कर दिया। अब सिकंदर का खतरा तो टल गया। इस जीत के जोश में चाणक्य और चंद्रगुप्त ने एक बड़ी गलती कर दी। उन्होंने सोचा कि अब सीधे मगध के दिल पर, यानी राजधानी पाटलिपुत्र पर हमला कर देते हैं। और नतीजा? जबरदस्त हार। हार कर दोनों एक गांव में छिपे हुए थे और वहां चाणक्य ने एक मां को अपने बच्चे को डांटते हुए सुना। बच्चा गरम खिचड़ी को बीच से खाने की कोशिश कर रहा था और उसका मुंह जल गया। मां ने कहा, पागल, खिचड़ी को किनारों से खाओ जहां वो ठंडी है, बीच से खाओगे तो जलोगे ही। तुम भी चाणक्य वाली गलती कर रहे हो।
बस ये शब्द चाणक्य के कानों में बिजली की तरह कौंध गए। उन्हें अपनी गलती समझ आ गई। पाटलिपुत्र नंद साम्राज्य का वो गर्म केंद्र था, तो उन्होंने बनाई खिचड़ी स्ट्रैटेजी। मतलब पहले साम्राज्य के किनारों पर कब्जा करो, जो ठंडे हैं यानी कमजोर हैं। फिर धीरे धीरे अंदर की तरफ बढ़ो, गठबंधन बनाओ, और जब केंद्र यानी राजधानी चारों तरफ से घिरकर अकेली और कमजोर पड़ जाए, तब उस पर आखिरी वार करो। और इसी नई रणनीति के साथ चाणक्य और चंद्रगुप्त ने अपना अभियान फिर से शुरू किया, इस बार एक एक करके नंद साम्राज्य को खत्म करने का। लेकिन पाटलिपुत्र में इंतजार कर रही थी धनानंद की विशाल सेना। कोई छोटी मोटी टुकड़ी नहीं, बल्कि करीब 2 लाख ट्रेन्ड सैनिक जो राजधानी की रक्षा के लिए तैयार खड़े थे। ये चुनौती अभी भी बहुत बड़ी थी। तो चाणक्य ने अपनी चाल चली। पाटलिपुत्र को चारों तरफ से घेर लिया गया ताकि अंदर दाना पानी भी न जा सके। अंदर जासूसों ने यह अफवाह फैला दी कि धनानंद के अपने ही सेनापति उससे गद्दारी करने वाले हैं। राजा और सेना के बीच शक का बीज बो दिया गया। और फिर एक रात अंदर से एक दरवाजा खुला और चंद्रगुप्त की सेना ने एक बिखरी हुई कंफ्यूज्ड सेना पर हमला बोल दिया। और इसी के साथ नंदवंश का अंत हुआ। धनानंद मारा गया और चाणक्य ने उसी सिंहासन के सामने जहां उनका अपमान हुआ था, अपनी शिखा को फिर से बांधा। उनकी शपथ पूरी हो चुकी थी। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। असल में असली काम तो अब शुरू हुआ था। एक साम्राज्य को बनाना एक बात है, उसे चलाना और बचाए रखना बिल्कुल दूसरी। और इसके लिए चाणक्य को अपनी सबसे बेहतरीन चालें चलनी थी। तो चंद्रगुप्त के राजा बनने के बाद चाणक्य ने क्या किया? उन्होंने दुश्मन के सबसे काबिल मंत्री राक्षस को अपनी तरफ मिलाकर प्रधानमंत्री बना दिया। सोचिए, दुश्मन को दोस्त बनाने की ये कला। फिर उन्होंने सेल्यूकस निकेटर को हराकर एक शादी की संधि के जरिए आज के अफगानिस्तान और पाकिस्तान तक मौर्य साम्राज्य की सीमाएं बढ़ा दी। हर एक फैसला सिर्फ साम्राज्य बनाने के लिए नहीं, बल्कि एक ऐसे भारत की नींव रखने के लिए था जो सदियों तक टिका रहे। तो आखिर में सवाल यही है कि एक किंग मेकर की असली विरासत क्या होती है? वो साम्राज्य जो उसने बनाया या वो विचार जो वो दुनिया के लिए छोड़ गया? देखिए, मौर्य साम्राज्य तो वक्त के साथ खत्म हो गया, लेकिन चाणक्य के विचार, उनका अर्थशास्त्र, उनकी चाणक्य नीति, वो आज भी जिंदा हैं। दुनिया भर के लीडर्स आज भी उन्हें पढ़ते हैं। शायद यही साबित करता है कि सबसे बड़ा साम्राज्य हथियारों से नहीं, बल्कि विचारों से बनता है।